कभी सोचा है कि हमारी दुनिया कुछ ऐसी अदृश्य लकीरों पर चलती हैं जिन्हें हम देख तो नहीं सकते, पर वो हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करती हैं। आज हम इन्हीं अदृश्य रेखाओं के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं कि कैसे हमने टाइम और स्पेस यानी समय और जगह पर महारत हासिल की। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सा सवाल, आखिर ऐसा क्यों है कि पृथ्वी पर हर जगह एक ही समय नहीं होता? मतलब जब भारत में दिन निकलता है तो अमेरिका में रात क्यों होती है? इसका जवाब हमारी पृथ्वी से जुड़ी एक बहुत ही सिंपल सी लेकिन कमाल की सच्चाई में छिपा है। और वो सच्चाई बस इतनी सी है, हमारी पृथ्वी लगातार घूम रही है, पश्चिम से पूरब की ओर। जी हाँ, बस यही एक वजह है कि हमें अलग अलग टाइम जोन्स की जरूरत पड़ी। सोचिए, जैसे जैसे ये घूमती है, इसके अलग अलग हिस्से सूरज के सामने आते हैं और फिर अंधेरे में चले जाते हैं। और बस दिन और रात का ये जो खेल है, ये लगातार चलता रहता है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे प्लैनेट की टाइम को लेकर असल में प्रॉब्लम क्या थी। फिर देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए पृथ्वी पर लकीरें कैसे खींची गईं। फिर बात होगी कि आखिर हम अपनी लोकेशन का पता कैसे लगाते हैं। और आखिर में हम दुनिया के बड़े बड़े नेविगेशन सिस्टम्स पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए, सबसे पहली चुनौती पर आते हैं। सोचिए, एक गेंद है जो लगातार घूम रही है। अब इस घूमती हुई गेंद के लिए एक ग्लोबल टाइम टेबल कैसे बनाया जाए? सुनने में मुश्किल लगता है ना? पर इसका जो सोल्यूशन निकाला गया वो बहुत ही कमाल का है। और इसकी शुरुआत होती है बस एक छोटे से हिसाब से। देखिए, हिसाब बहुत सीधा है। हमारी पृथ्वी अपना एक पूरा चक्कर यानी 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है। अब अगर आप 360 को 24 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? 15। जी हाँ, 15 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पृथ्वी हर एक घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। और बस यही वो जादुई नंबर है जिस पे पूरा टाइम जोन का सिस्टम टिका है। इसका सीधा सा मतलब है कि देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड पर हर 15 डिग्री आगे या पीछे जाने पर समय 1 घंटे से बदल जाता है। कितना सिंपल आइडिया है, लेकिन इतना पावरफुल कि इसने पूरी दुनिया को एक ही टाइम सिस्टम में पिरो दिया। ठीक है, तो हिसाब तो समझ आ गया, लेकिन इस सिस्टम को चलाने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए था, है ना? एक ऐसी जगह जहां से गिनती शुरू हो। तो यहीं पर इंसानों ने दुनिया के नक्शे पर कुछ ऐसी अदृश्य लकीरें खींचने का फैसला किया जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। और इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर पॉइंट है वो है प्राइम मेरिडियन। इसे आप दुनिया की टाइम की जीरो लाइन कह सकते हैं। मतलब ये वो जगह है जहां से समय की गिनती शुरू होती है। एक तरह से ये ग्लोबल टाइम की स्टार्टिंग लाइन है। तो बात है 1884 की। एक इंटरनेशनल मीटिंग हुई और सबने मिलकर तय किया कि ये जो 0 डिग्री की लाइन है ये लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरेगी। और बस उसी दिन से ग्रीनविच मीन टाइम या जीएमटी पूरी दुनिया की घड़ियों के लिए एक स्टैंडर्ड बन गया। कह सकते हैं कि ये दुनिया की ऑफिशियल हार्ट बीट बन गई। अच्छा, तो अगर एक 0 डिग्री पर स्टार्टिंग लाइन है तो जाहिर है दुनिया के ठीक दूसरी तरफ एक फिनिश लाइन भी होगी, और वही है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये लगभग 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, और ये वो कमाल की जगह है जहां असल में एक दिन खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है। मतलब कैलेंडर यहीं पर बदलता है। पर एक मजेदार बात यह है कि ये लाइन एकदम सीधी नहीं है। नक्शे पर देखेंगे तो ये टेढ़ी मेढ़ी है, और ऐसा जानबूझकर किया गया है। क्यों? ताकि कोई एक देश या आइलैंड दो अलग अलग तारीखों में न बढ़ जाए। जरा सोचिए, एक ही देश में एक तरफ सोमवार हो और दूसरी तरफ मंगलवार। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे नियमों को इंसानी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट किया गया। तो अब ये लकीरें तो खिंच गईं, पर सवाल ये है कि जब कोई इन्हें पार करता है तो होता क्या है? ये किसी टाइम ट्रैवल से कम नहीं है, और इसके रूल्स भी बड़े मजेदार हैं। रूल बहुत सिंपल है। अगर इस लाइन को पार करके पूरब की तरफ जाते हैं, मान लीजिए जापान से अमेरिका, तो एक दिन गेन हो जाता है। मतलब सोमवार से वापस रविवार में पहुंच जाते हैं। और अगर पश्चिम की ओर जाते हैं, जैसे अमेरिका से जापान, तो एक दिन लूज हो जाता है। मतलब रविवार से सीधे सोमवार में पहुंच जाते हैं। इसका एक सबसे कमाल का और थोड़ा अजीब सा उदाहरण भी है। रूस का एक शहर है अनादिर, और अलास्का में है नोम। ये दोनों शहर एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं, पड़ोसी हैं, लेकिन बीच में है इंटरनेशनल डेटलाइन। नतीजा, जब अनादिर में सोमवार होता है तो सिर्फ कुछ मील दूर नोम में लोग अभी भी संडे एंजॉय कर रहे होते हैं।
है ना कमाल की बात। अब चलिए अपने देश भारत की बात करते हैं। भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से तय होता है और इसी वजह से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST ग्रीनविच मीन टाइम से हमेशा एग्जैक्टली 5.5 घंटे आगे रहता है। तो हमने टाइम को तो ऑर्गेनाइज कर लिया, लेकिन इन्हीं लकीरों ने यानी लॉन्गिट्यूड और लाइटिट्यूड ने एक और बहुत बड़ी क्रांति की नींव रखी, और वो थी ये पता लगाने की काबिलियत कि हम पृथ्वी पर एग्जैक्टली है कहाँ। और यही एंट्री होती है GPS की, यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये टेक्नोलॉजी भी उन्हीं अदृश्य लकीरों के आइडिया पर बनी है। बस फर्क इतना है कि ये लकीरें जमीन पर नहीं बल्कि सैटेलाइट्स के जरिए आसमान से हमें देखती हैं, और वो भी 3D में। तो GPS काम कैसे करता है? इसका तरीका बहुत शानदार है। देखिए, हमारा फोन या कोई भी GPS डिवाइस एक साथ कई सैटेलाइट से सिग्नल लेता है। कम से कम 3 सैटेलाइट्स के सिग्नल मिलकर हमारी 2D लोकेशन बता देते हैं, मतलब हम नक्शे पर कहाँ हैं। लेकिन असली जादू होता है चौथे सैटेलाइट से। वो टाइम को इतना सटीक कैलकुलेट करता है कि उससे हमारी ऊंचाई का भी पता चल जाता है, और बस हमें मिल जाती है हमारी एकदम परफेक्ट 3D पोजीशन। हाँ, GPS का नाम हम सबने सुना है, ये सबसे पॉपुलर है, लेकिन ये इस गेम में अकेला प्लेयर नहीं है। आज अपनी लोकेशन जानना एक ग्लोबल चीज बन चुकी है और दुनिया के कई बड़े देश अपने खुद के नेविगेशन सिस्टम बना रहे हैं। तो अमेरिका के GPS के साथ साथ रूस का ग्लोनेस है, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है, और हाँ, भारत का अपना नेविक सिस्टम भी है। ये दिखाता है कि आसमान में भी एक तरह का कोऑपरेशन और कंपटीशन दोनों चल रहा है। तो चलिए भारत के नेविक पर थोड़ा और फोकस करते हैं। इसका पूरा नाम है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। ये 2016 से पूरी तरह ऑपरेशनल है और इसमें 7 सैटेलाइट्स काम करते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक रीजनल सिस्टम है, मतलब ये सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि हमारी सीमाओं के चारों तरफ 1500 किलोमीटर के एरिया को भी कवर करता है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमें नेविगेशन के मामले में आत्मनिर्भर बनाती है। तो कहाँ से शुरू किया था हमने? अदृश्य लकीरों से टाइम को कंट्रोल किया और फिर सैटेलाइट से जगह को माप लिया। आज हमारी दुनिया का कोना कोना इतनी सटीकता से मैप किया जा चुका है कि यकीन करना मुश्किल है। पर ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, जब सब कुछ खोजा जा चुका है, हर जगह का नक्शा बन चुका है, तो अब एक्सप्लोर करने के लिए बचा क्या है? खैर, ये सवाल हम सब सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।